आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। इससे पहले हमने वंशागति के मेंडेलियन आधार देखे थे, तो गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों में समानताओं और विभिन्नताओं वेरिएशंस को आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। मानव आबादी में असंख्य समान गुणों की उपस्थिति के बावजूद भी दो मनुष्य सभी लक्षणों में एक समानता नहीं रखते हैं। विभिन्न विशेषकों ट्रेड्स के प्रकटीकरण और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण का अध्ययन ही आनुवंशिकी जेनेटिक्स है। जीवों के इन लक्षणों की उत्पत्ति का नियंत्रण जीनों की सहायता से होता है, जो गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर क्रोमेटिन के रूप में केंद्रक के भीतर स्थित होते हैं। अतः वंशागति में जीनों का व्यवहार गुणसूत्रों के व्यवहार पर आश्रित होता है। जीवों में गुणसूत्र संख्या नियंत्रण के लिए विशेष प्रक्रियाएं होती है। इस अध्याय में हम गुणसूत्र संबंधी कुछ आधारित प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, किंतु इससे पूर्व गुणसूत्र की संरचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि गुणसूत्र क्या है और उसकी संरचना कैसी होती है। यह जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित कुछ धागे के आकार की रचनाएं हैं। स्ट्रैसबर्गर ने सन 1875 में इनकी खोज की थी तथा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वर्ल्डेयर ने सन 1888 में कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए किया था। सरल शब्दों में ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है, जो कुंडलित धागे नुमा संरचना के रूप में दिखते हैं जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है, तथा विभाजन के समय यह संघनित होकर अंडाकार, सर्पिलाकार, डंबलाकार या तंतुनुमा हो जाते हैं। इसकी लंबाई 0.5 से लेकर 30 माइक्रोमीटर व व्यास 0.2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन: डीएनए लगभग 40%, आरएनए लगभग 1 से 10%, हिस्टोन प्रोटीन 40 से 50% तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग 10% गुणसूत्र के घटक हैं। डीएनए यह गुणसूत्रों का मुख्य घटक है। इसके पिकोग्राम में मापते हैं। पिकोग्राम, एक पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम। मनुष्य की समस्त कोशिकाओं में कुल मिलाकर 100 ग्राम डीएनए होता है, जिसकी कुल लंबाई 2.5 × 10⁻10 किलोमीटर होगी। हिस्टोन प्रोटीन इन क्षारीय प्रोटीन में आर्जिनिन व लाइसिन जैसे क्षारीय अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सुकेंद्रकीय जीवों में गुणसूत्रों में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो एक अष्टभागी अणु बनाते हैं। ये निम्नवत है: H1 5:4, अणुभार इसका जो है 23,000 है। लाइसिन की कम मात्रा वाले H2A H2B होते हैं और आर्जिनिन की अधिक मात्रा वाले जो है H3 H4 होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन विशिष्ट प्रकार के जीन्स की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। गुणसूत्र की संरचना: तंतुत्वक पेलिकल या पतली झिल्ली सदृश संरचना होती है तथा गुणसूत्र के आवरण की तरह कार्य करती है। आधार द्रव्य मैट्रिक्स: गुणसूत्र के अंदर भरे समांगी जेली सदृश व अक्रिय तरल को ही मैट्रिक्स कहते हैं। यह गुणसूत्र को संघनित होने में सहायता प्रदान करती है। गुणसूत्रीय तंतु क्रोमोनिमिटा: आधार द्रव्य में कुंडलित धागे समान 2 क्रोमेटेड या गुणसूत्रीय तंतु होते हैं। इन पर थोड़े थोड़े अंतराल के साथ गहरे रंग के क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं। क्रोमोमियर्स की संख्या व स्थिति सदैव निश्चित होती है। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर जिसे हम बोलते हैं, इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, क्योंकि सूत्रीय विभाजन के समय की प्रावस्था प्रोफेज में गुणसूत्रीय पदार्थ अत्यंत ही पतले तंतुओं के रूप में दिखाई देता है। इन्हीं संरचनाओं को गुणसूत्रीय बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र इन बिंदुओं द्वारा तरकु तंतुओं स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। अग्र बिंदु की एक्रोसेंट्रिक या अंतः केंद्रीय टीलोसेंट्रिक होते हैं। द्वितीयक संकीर्णन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे हम बोलेंगे, कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्णन के अलावा द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप गोल घुंडी के समान संरचना भी की सैटेलाइट का निर्माण होता है। मतलब इस तरीके का ये है हमारा प्रथम संकीर्णन और ये है हमारा द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे बोलेंगे सैटेलाइट। इसके बाद वाला जो भाग बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। यह गुणसूत्र के सिरे पर स्थित बहुत छोटी एवं गोलाकार संरचना होती है। जिस गुणसूत्र में यह संरचना पाई जाती है उस गुणसूत्र को सैट गुणसूत्र भी कहा जाता है। सैट क्रोमोसोम कहते हैं। सैट गुणसूत्र शब्द निवाश्चिन 1912 में दिया था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। यह आपका गुणसूत्र बिंदु है, प्रथम संकीर्णन, ये द्वितीय संकीर्णन है। इसके बाद का भाग जो बचता है वो सैटेलाइट है। ये एक क्रोमोमियर है एक तरीके से, और गुणसूत्रीय तंतु जो है वो आपका इसके अंदर है। मैट्रिक्स जो ये पदार्थ भरा हुआ है और पेलिकल इसकी बाहर की कवरिंग है। चलिए यहाँ सैट साइन अम्ल थाइमो न्यूक्लियोनिक साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको अर्थात यहाँ थाइमिन का बना न्यूक्लिक अम्ल डीएनए नहीं होता है। कोशिका विभाजन के बाद यह न्यूक्लियोलस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, जिसमें गुणसूत्र संख्या 13, 14, 15, 21 व 22 सैट गुणसूत्र के उदाहरण हैं।
अंतःखंड टीलोमियर, गुणसूत्र के अंतिम छोरों या सिरों को अंतःखंड कहते हैं। केंद्रिका संगठन का न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, केंद्रिक संगठक द्वितीयक संकुचन के वे क्षेत्र हैं जिनमें 58S, 18S, 5.8S, 18S, 28S राइबोसोमल आरएनए को कोडित करने वाले जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र के प्रकार, कायिक या स्वजात गुणसूत्र ऑटोसोम्स, वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। लिंग को छोड़कर बाकी सब लक्षणों का निर्धारण करते हैं। कायिक गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं, इन्हें अलिंग सूत्र भी कहते हैं। दूसरे हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं क्योंकि लिंग गुणसूत्र पर नर व मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये प्राय एक्स एवं वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण नहीं इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। नर में एक्स व वाई गुणसूत्र दोनों, जबकि मादा में केवल एक्स प्रकार के गुणसूत्र मिलते हैं। गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, इस प्रकार गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक कहलाता है। गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इनके डीएनए में विभिन्न क्रियाओं हेतु विशेष कूट स्पेशल कोड्स के रूप में संदेश निहित होते हैं। वंशागति का गुणसूत्रीयवाद, जब मेंडल मटर के पादप पर अपने प्रयोग कर रहे थे उस समय तक जीव कोशिकाओं की संरचना, केंद्रक और गुणसूत्रों का ज्ञान बहुत कम था। नागेली ने सर्वप्रथम 1842 में कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा रचनाओं को देखा था। रूसो ने सन 1872 में इनकी उपस्थिति की पुष्टि की थी। G.E. बाल्बियानी ने सन 1876 में दीर्घ गुणसूत्रों जायंट क्रोमोसोम्स की खोज की थी। वॉल्डेयर ने सन 1888 में उपस्थित इन गहरे रंग की सूत्रवत इकाइयों को गुणसूत्र नाम दिया था। अध्ययनों के पश्चात यह पता चला कि गुणसूत्र माप, आकृति एवं रचना में अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु किसी एक जीव जाति के सदस्य की सभी देह कोशिकाओं में निश्चित माप, आकार, आकृति, रचना वाले गुणसूत्रों की निश्चित संख्या या का समान समूह होता है, जिसे गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप कहते हैं। इस समूह में गुणसूत्र जोड़ियों में होते हैं, अर्थात ये द्विगुणित डिप्लॉयड समूह होता है। जैसे मनुष्य जाति में गुणसूत्र प्रारूप 46 गुणसूत्र 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। इनमें से 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र असमान होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। इनके अलावा शेष 22 जोड़ियों में यह ज्ञातव्य है कि प्रत्येक जोड़ी के 2 गुणसूत्र माप, आकृति एवं रचना में समान अर्थात समजात होमोलोगस होते हैं। यह अन्य जोड़ी के गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं, लेकिन प्रजनन की क्रिया में माता पिता के प्रत्येक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र हमें शुक्राणु तथा अंडाणु द्वारा प्राप्त होते हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि युग्मकों गैमेट्स में गुणसूत्रों का अगुणित समूह होता है, अर्थात जोड़ीदार गुणसूत्रों का एक ही सदस्य होता है तथा इससे गुणसूत्रों की संख्या देह कोशिकाओं के केंद्रकों में विद्यमान गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। यह अगुणित समूह जीनोम कहलाता है। एक अगुणित कोशिकाओं में जितने भी गुणसूत्र का समूह है वो जीनोम कहलाएगा। बोवेरी एवं सटन 1902 ने पता लगाया कि युग्मकों के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस में समजात गुणसूत्रों का युग्मकों में पृथक्करण एवं नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया निषेचन में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों से मिलना बिल्कुल मेंडल के द्वारा बताए गए एकल आनुवांशिक कारकों यूनिट हेरिडिटरी फैक्टर्स की तरह ही होता है। मतलब जैसे हमारे जीन कार्य करते हैं वैसे ही हमारे क्रोमोसोम गुणसूत्र भी कार्य करते हैं। बिल्कुल मेंडल के द्वारा बताए गए एकल आनुवांशिक कारकों की तरह ही होता है। इन समानताओं के कारण वैज्ञानिकों में यह धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों मेंडेलियन फैक्टर्स का कार्य करते हैं। इसी आधार पर सटन एवं बोवेरी ने सन 1902 में वंशागति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मेंडल के कारकों का जोड़ा समजात गुणसूत्रों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समजात गुणसूत्र के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है। मतलब अगर किसी जीव में ये एक जोड़ा है और गुणसूत्रों का एक इसमें माता से आया है और एक इसमें पिता से आया है, तो यहाँ पर एक कारक होगा और यहाँ पर दूसरा कारक होगा। अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन, विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यवन होता है। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। वंशागति की जनीयवाद, वंशागति के गुणसूत्रीयवाद की मान्यता का समाप्त होना
तब माना जाता है जब वैज्ञानिकों को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि आनुवांशिक लक्षणों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है एवं मेंडल के कारक गुणसूत्रों से बहुत छोटे और इनमें ही उपस्थित होते हैं। इन कारकों को सन 1909 में डब्ल्यू जॉनसन ने जीन्स का नाम दिया। टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने सन 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित करने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इस मत के अनुसार जीन्स माला के मनकों बीड्स की भांति गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण हैं। गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का अणु उपस्थित होता है तथा जीन्स भी इसी के छोटे छोटे खंड होते हैं। मतलब एक डीएनए का एक भाग या एक खंड जो है वो हमारा जीन है। जीन एक भौतिक इकाई, फिजिकल यूनिट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है क्योंकि एक डीएनए में बहुत सारे खंड होंगे, मतलब बहुत सारे जीन्स हैं। लिंग निर्धारण, जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का स्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है, या दूसरे शब्दों में लिंग निर्धारण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। जंतुओं में लिंग निर्धारण, लैंगिक जनन में अगुणित हैप्लॉइड शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी युग्मनज के भ्रूणीय विकास से नई संतान का शरीर बनता है। युग्मक कोशिकाओं, शुक्राणुओं तथा अंडाणु क्रमशः वृषणों तथा अंडाशयों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया से बनती है। पुरातन काल से ही मनुष्य की यह जानने की जिज्ञासा रही है कि संतान नर होगी या मादा। पिछली शताब्दी तक मनुष्य की यह विचारधारा रही है कि गर्भावस्था के समय स्त्रियों को चंद्रमा की स्थिति, भ्रूण के पालन पोषण, न्यूट्रिशन और नर्चर, हवा की दिशा, ताप आदि का प्रभाव संतान में लिंग का निर्धारण करता है। मैकलंग, हैंकिंग एवं विल्सन आदि वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज के पश्चात लिंग निर्धारण का आधार वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया। जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए निम्नलिखित विभिन्न वैज्ञानिक मत प्रस्तुत किए गए हैं। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जर्मन वैज्ञानिक एच. हैंकिंग ने सन 1891 में अपने प्रयोग के दौरान देखा कि कुछ कीटों में शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान आधे शुक्राणुओं में एक संरचना पहुंचती है जबकि शेष आधे शुक्राणुओं में यह संरचना नहीं पहुंचती है। हैंकिंग ने इस संरचना को एक्स बॉडी नाम दिया। मैकलंग ने सन 1902 में यही प्रक्रिया टिड्डों, ग्रास हॉपर्स के शुक्राणुओं में देखी। मैकलंग ने इस संरचना को विषम जात गुणसूत्र हेट्रोजोम नाम दिया। मैकलंग व अन्य वैज्ञानिकों के प्रयोगों से लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका के प्रयोगों से लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका का पता चला। बाद में एक्स काय को ही एक्स गुणसूत्र कहा गया। इसके पश्चात स्टीवेंस ने कीटों में वाई गुणसूत्र का पता लगाया। मैकलंग ने लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीयवाद द्वारा इस लिंग निर्धारण का सही स्पष्टीकरण दिया। इसके अनुसार संतानों का लिंग लक्षण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है एवं अन्य आनुवांशिक लक्षणों के समान मेंडल के नियमों के अनुसार ही वंशागत होता है। इर्बी, विल्सन एवं स्टीवन ने सन 1902 से 1905 में लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य किया था। उन्होंने एक्स और वाई गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र, एलोजोम तथा कोशिका के अन्य गुणसूत्रों को ऑटोजोम नाम दिया। लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण के लिए जीन पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र मादा निर्धारण जीन्स का वहन एवं वाई गुणसूत्र नर निर्धारण जीन्स का वहन करता है। इस प्रकार एक्स और वाई गुणसूत्रों की संख्या किसी जीव के नर या मादा होने का निर्धारण करती है। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं, चलिए जंतुओं में गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण का अध्ययन मुख्यतः दो शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है जब नर विषम युग्मकी एवं मादा समयुग्मकी हो, मतलब नर में दोनों जो लिंग गुणसूत्र होते हैं अलग अलग होंगे और मादा में समान होंगे। जब नर समयुग्मकी तथा मादा जो है वो विषम युग्मकी हो। दोनों ही शीर्षकों में पुनः दो दो प्रक्रियाओं द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ये प्रक्रियाएं मूल रूप से समान होती हैं परंतु इनमें लिंग गुणसूत्रों को अलग अलग अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। प्रथम शीर्षक अर्थात नर विषम युग्मकी एवं मादा सम युग्मकी के अंतर्गत लिंग गुणसूत्रों को एक्स एवं वाई अक्षरों से दर्शाया जाता है एवं द्वितीय शीर्षक के अंतर्गत लिंग गुणसूत्रों के लिए जेड एवं डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है। दोनों ही शीर्षकों में लिंग गुणसूत्रों की अनुपस्थिति को 0 से दर्शाया जाता है। दोनों ही शीर्षकों में पुनः दो दो प्रक्रियाओं द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एक बार। पहले XX XY प्रक्रिया या लाइगियस प्रक्रिया।
इस प्रकार की लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का सबसे पहला अध्ययन मिल्कवीड बगलाइगियस टॉसिकस में विल्सन एवं स्टीवन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे लाइगियस प्रक्रिया कहते हैं। अधिकांश उच्च प्राणियों में लिंग गुणसूत्रों का केवल एक जोड़ा पाया जाता है एवं मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं। इन्हें XX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अतः इनसे निर्मित सभी युग्मक एक ही प्रकार के होते हैं, सब में X गुणसूत्र होगा, अतः इसे समयुग्मकी लिंग होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। नर में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं तथा इन्हें XY द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें विषम युग्मकी लिंग हेट्रोगैमेटिक सेक्स कहते हैं, क्योंकि इनमें दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, 50% युग्मक X गुणसूत्र वाले एवं 50% युग्मक Y गुणसूत्र वाले होते हैं। उदाहरण ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 4 जोड़ी गुणसूत्रों में से 3 जोड़ी गुणसूत्र सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नर व मादा में समान होते हैं, किंतु प्रथम जोड़ी गुणसूत्रों में भिन्नता देखी जा सकती है। मादा ड्रोसोफिला में प्रथम जोड़ी के गुणसूत्र समान होते हैं, अर्थात मादा समयुग्मकी होती है, जबकि नर में एक गुणसूत्र शलाका रॉड के समान सीधा होता है X गुणसूत्र, जबकि दूसरा गुणसूत्र का एक सिरा हुक की तरह होता है Y गुणसूत्र, अतः नर विषम युग्मकी होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मादा द्वारा उत्पन्न सभी अंडाणुओं में X लिंग गुणसूत्र होगा, जबकि नर द्वारा उत्पन्न आधे शुक्राणुओं में X लिंग गुणसूत्र, जबकि आधे शुक्राणुओं में Y लिंग गुणसूत्र होगा। तो ये नर है ड्रोसोफिला का, ये मादा है जिनमें देखिए समयुग्मकी और यहाँ पर विषम युग्मकी। तो यहाँ पर दो तरीके के जो है युग्मक बन रहे हैं, यहाँ सारे X लिंग गुणसूत्र वाले युग्मक बन रहे हैं। जब यहाँ पर लैंगिक या फिर हम बोल सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया होगी तो इस तरीके का यहाँ पर हमें मिलेंगे। अगर मादा होगी तो दोनों X लिंग गुणसूत्र, नर होगा तो एक X और एक Y। XX-X0 प्रक्रिया या प्रोटीनल प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की यह विधि Y गुणसूत्र के विलोपन के कारण उत्पन्न हुई है। मैकलन ने नर स्क्वैश बग अनासा के वृषणों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र के 10 जोड़े एवं एक अयुग्मित गुणसूत्र को देखा। उसकी मादा में गुणसूत्र के 11 जोड़े 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः सभी अंडाणु 11 गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय सेट वाले होते हैं, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। 50% शुक्राणु 11 गुणसूत्रों युक्त तथा शेष 50% शुक्राणु 10 गुणसूत्रों युक्त होते हैं। मादा में अतिरिक्त गुणसूत्र X गुणसूत्र था। 11 गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप मादा का निर्माण होता है, जबकि निषेचन 10 गुणसूत्रों वाले शुक्राणु द्वारा होता है तो नर उत्पन्न होता है। मतलब आधे जो हमारे नर के युग्मक होंगे 50%, उसमें X होगा गुणसूत्र और आधों में कोई गुणसूत्र, कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होगा। तो अगर इस वाले के साथ निषेचन होता है तो ये मादा बन जाएगी, अगर इन वालों के साथ निषेचन होता है तो ये नर बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं XX-X0 प्रक्रिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर नर और मादा युग्मक जो है वो किस तरीके से जो है अपने अपने गुणसूत्र जो है वो यहाँ पर गुणसूत्रों का जो है हम बोल सकते हैं एक तरीके से निषेचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मादा जो है उसके सारे युग्मक जो है उनमें XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में जो है दो अलग अलग तरीके के यहाँ पर गुणसूत्र जो हैं वो बनते हैं। कुछ गुणसूत्रों में X, आधे गुणसूत्र जो होंगे 50% उनमें आपको X गुणसूत्र मिलेगा, X लिंगक गुणसूत्र होंगे, और कुछ में जो है कोई गुणसूत्र, कोई जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से कोई लिंग गुणसूत्र उपस्थित वहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपके नर वाले जो होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ZZ-ZW प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की यह क्रिया विधि कुछ जो है कीटों जैसे कि आपके तितली तथा कशेरुकियों जैसे कि मछली, सरीसृप व पक्षियों में पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि मादा जो है वो विषम युग्मक ही होती है। दो प्रकार के आपको युग्मक जो है वो आपको मिलेंगे कहाँ पर, मादाओं में, और जबकि नर में जो है समान जो है युग्मक आपको मिलेंगे, समान प्रकार के जो है युग्मक मिलेंगे, जहाँ पर सारे ही युग्मक जो युग्मक होंगे उनमें ZZ गुणसूत्र उपस्थित होगा या Z गुणसूत्र युक्त होंगे। और जबकि आपके मादाओं में दो प्रकार के अंडाणु मिलेंगे, आधों में Z गुणसूत्र होगा और आधों में W गुणसूत्र होगा। तो यहाँ पर मादा जो है वो निर्धारण करेगी कि भाई किस तरीके का लिंग होगा, नर होगा, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें नर होगा या मादा होगी, वो कौन निर्धारित कर रहा है, यहाँ पर मादा निर्धारित कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 50% युग्मकों में Z गुणसूत्र है, बाकी आधों में, बाकी आधे अंडाणुओं में W गुणसूत्र है। तो अगर ZZ आया, क्योंकि नर से जो है Z ही आना है, क्योंकि उसमें तो सारे ही युग्मक जो हैं वो Z गुणसूत्र युक्त हैं। तो अगर नर से जो है Z आया तो यहाँ पर अगर मादा से भी Z आया तो वो एक नर बन जाएगा, अगर मादा से W आया तो यहाँ पर मादा बन जाएगी F।
ZZZO प्रक्रिया में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि तितलियों व मौत में देखने को मिलता है ये वाली प्रक्रिया लिंग निर्धारण की। और यहाँ पर समयुग्मकी होता है कौन, आपका समयुग्मकी जो है वो ZZ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी मादा ही है जो लिंग निर्धारण करेगी, क्योंकि मादाओं में जो है आधे गुणसूत्रों में, आधे युग्मकों में आपको Z गुणसूत्र मिलेगा और आधे युग्मकों में कोई गुणसूत्र नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई अंडाणु दो प्रकार के होंगे, आधे जो होंगे उनमें Z गुणसूत्र युक्त होंगे, वो आधे जो होंगे वो Z गुणसूत्र रहित होंगे, उसमें कोई गुणसूत्र नहीं होगा। लेकिन शुक्राणु जो है वो समान प्रकार के होंगे, सारों में जो है आपको Z गुणसूत्र मिलेगा। तो यहाँ पर भी मादा ही है जो लिंग निर्धारण कर रही है। देखिए यहाँ पर अगर आपके नर से तो Z आना ही है, लेकिन मादा से क्या आएगा वो निर्धारित करेगा कि आपका नर होगा या मादा होगी। लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई पूरे द्विगुणित अगर हैं तो वो मादा होगी, अगुणित हैं तो वो आपके नर होंगे। तो ये जो लिंग निर्धारण की क्रिया विधि जो है वो आपके हाइमेनोप्टेरेंस में या फिर कीट जैसे कि मधुमक्खियों में, ततैया में और चींटियों में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो द्विगुणित जो होती है वो मादाएं होती हैं, जैसे क्वीन जो है वो एक मादा है और केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। द्विगुणित श्रमिक की अगर हम बात करें, वर्कर बीज जो होती हैं वो भी मादाएं ही होती हैं, लेकिन उनमें जनन की क्षमता जो है वो नहीं होती है, क्योंकि इनमें जनन अंग जो है विकसित नहीं होते हैं। अगुणित जो होते हैं यहाँ पर हैप्लॉइड जो होते हैं वो होते हैं मेल्स, मतलब नर या फिर ड्रोन जिन्हें हम बोलते हैं, और इनका विकास अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा होता है। अनिषेक जनन मतलब जहाँ पर अंडों का निषेचन नहीं हुआ है और फिर भी वो जो है नर में जो है पूर्ण विकसित हो गए हैं, और इस प्रकार के विकास को अर्हिनोटॉकी हम बोलते हैं, अर्हिनोटॉकी हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक अगुणित सेट ही होगा, क्योंकि अंडाणुओं में जो है एक ही समूह होता है गुणसूत्रों का, तो ये कैसे होंगे, अगुणित होंगे नर, और जबकि मादाएं जो होंगी वो द्विगुणित होंगी, क्योंकि वो पूर्ण निषेचन की प्रक्रिया से बन रही हैं। तो देखिए यहाँ पर नर मधुमक्खी जिसमें 16 ही गुणसूत्र हैं, क्योंकि ये अगुणित है, हैप्लॉइड कंडीशन हम इसे बोलेंगे। मादा मधुमक्खी में जबकि 2 समूह हैं, तो ये डिप्लॉइड या द्विगुणित। और यहाँ पर अंडाणु बनेंगे, तो अंडाणुओं में से अब जो अंडाणु जो निषेचन की प्रक्रिया करेंगे नर युग्मक के साथ में, वो आगे चलकर मादा मधुमक्खी बनाएंगे। लेकिन जो अंडाणु डायरेक्टली जो है अनिषेक जनन की प्रक्रिया से सीधे सीधे नर मधुमक्खी में परिवर्तित हो गए हैं, वो आपके नर मधुमक्खी बनाएंगे, जिन्हें हम ड्रोन बोल रहे हैं। तो निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मज गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या को प्राप्त करते हैं, जिससे मादाएं विकसित होती हैं। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं तो उससे नर विकसित होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो है गुणसूत्रों के समूह के द्वारा कि कितने समूह उपस्थित हैं उसके द्वारा पता लगाया जाएगा या लिंग निर्धारण किया जाएगा। लिंग निर्धारण की जीनीय संतुलन क्रिया विधि। अब जीन किस तरीके से जो है वो निर्धारित करते हैं लिंग, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई C.B. ब्रिजेस ने सन 1922 में त्रिगुणित ड्रोसोफिला पर मतलब एक महत्वपूर्ण जो है कार्य किया। त्रिगुणित ड्रोसोफिला पर प्रयोगों के आधार पर ब्रिजेस ने लिंग निर्धारण का अनुपातिक सिद्धांत, रेशियो थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया, जो बाद में जीनीय संतुलन सिद्धांत के नाम से विख्यात हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार एक्स गुणसूत्र व दैहिक गुणसूत्र के बीच संतुलन लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। भाई आपके कितने एक्स गुणसूत्र हैं और कितने दैहिक गुणसूत्र हैं, उन दोनों का जो एक रेशियो होगा वो बताएगा कि आपका लिंग कौन सा होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, ब्रिजेस ने त्रिगुणित मादा ड्रोसोफिला 3n + XXX का त्रिगुणित नर ड्रोसोफिला से संकरण कराया और निम्न परिणाम देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं n+x और n+y। तो यहाँ पर 3n + XXX 3n + XXY ये अंतरलिंगीय हो गया और ये मादा हो गई, जब 2n + XX भी मादा थे और 2n + XY जो है वो नर बने। 3n + XX अंतरलिंगीय और यहाँ पर 3n + XY जो है ये श्रेष्ठ नर कहलाएंगे, 2n + XXX श्रेष्ठ मादा है और 2n + XXY सामान्य मादा कहलाएंगी। चलिए एक्स एवं दैहिक गुणसूत्रों का अनुपात यदि 1.0 हो तो संततियां मादा होंगी, और यदि यह अनुपात 0.5 है तो संततियां नर होंगी, जबकि यदि यह अनुपात 1 से अधिक है तो संततियां कैसी होंगी, श्रेष्ठ मादा होंगी, सुपर फीमेल, और इसके अतिरिक्त 0.5 से अगर कम है तो श्रेष्ठ नर या सुपर मेल कहलाएंगे। ड्रोसोफिला में कभी कभी ऐसी मक्खियां बन जाती हैं जिनके शरीर में आधे भाग में नर तथा आधे भाग में मादा लक्षण पाए जाते हैं, और इन संततियों को हम गाइनेंड्रोमॉर्फ्स कहते हैं, स्त्री पुरुष कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये मादा वाला भाग है जो बड़ा वाला भाग है, और जबकि ये वाला भाग जो है ये नर वाला भाग है। तो इधर लाल आँख है, इधर श्वेत आँख है। तो इस तरीके से गाइनेंड्रोमॉर्फ्स जो हैं वो बनते हैं। स्त्री पुरुष का निर्माण गैर अलगाव के कारण 2 प्रकार के कोरक खंड प्लास्टोमियर्स के बनने से होता है।
और यहाँ पर जो है इस तरीके की जो हम बनते हैं मधुमक्खियाँ, उनके काइनेंड्रोमॉर्फ्स बोल रहे हैं। लिंग निर्धारण का हार्मोनी सिद्धांत अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं वो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पर वोनेलिया विरिडिस नामक जलीय कृमि में लार्वा नर या मादा दोनों में विकसित हो सकते हैं। लार्वा जो है वो नर या मादा में विकसित होने की क्षमता रखता है। यदि कृमि के लार्वा कीचड़ में धंसकर रह जाते हैं तो वे मादा में विकसित हो जाते हैं। यदि लार्वा मादा कृमियों के समूह में चिपक जाते हैं तो ये लार्वा नर में विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए किस तरीके से जो है हार्मोन्स जो हैं वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं लिंग के निर्धारण में। और लिंग निर्धारण का पर्यावरणीय सिद्धांत भी है। कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जहाँ पर पर्यावरण जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लिंग निर्धारण की क्रिया में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कछुए में 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नरों को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। अगर 28 से नीचे डिग्री के तापमान में अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा कि नर ज़्यादा, मतलब उस कंडीशन में नर ज़्यादा जो है उत्पन्न होंगे। और अगर 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मादाओं को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो 28 से 33 के मध्य के तापमान पर नर और मादाएं समान मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आपका जो पर्यावरण है वो भी लिंग निर्धारण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पादपों में लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकांश पादप जो हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी की अगर हम बात करें तो एक लिंगी मतलब कि एक पादप में एक ही प्रकार के पुष्प आपको मिलेंगे। और इनमें लिंग निर्धारण मुख्यतः एक्स गुणसूत्र द्वारा होता है। जैसे हम कॉक्सीनिया की बात करें तथा मेलेंड्रियम की बात करें तो XX XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, जिसमें XY गुणसूत्र नर में और XX गुणसूत्र मादा में पाए जाते हैं। चलिए ये तो सिंपल सा हो गया हमारा गुणसूत्र संगठन। अगर 2A मतलब हमारे दैहिक गुणसूत्र की बात करी जा रही है और ये हमारे लिंग गुणसूत्र हैं तो मादा होगी। 2A + XY है तो नर, 3A + XXX है तो मादा, 3A + XXY है तो नर, और 4 है 4X है तो फिर यहाँ पर मादा और ये वाले नर हो जाएंगे। एकल जीन प्रभाव की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ जीवों में एक जीन्स का जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार पाया गया है। उदाहरण हो गया आपका मक्का, एस्पैरागस, न्यूरोस्पोरा जैसे यीस्ट आदि। तो एस्पेरेगस एकलिंगी पादप है। एकलिंगी मतलब एक पादप में सिर्फ आपको एक ही लिंग के पुष्प मिलेंगे, या तो नर वाले पुष्प मिलेंगे या फिर मादा वाले, जिसमें मादा पुष्पों में अविकसित परागकोश एंथर व नर पादपों में अविकसित स्त्री केसर पाई जाती है। परंतु ये देखा गया है कि कभी कभी नर पुष्पों द्वारा जो है बीज का निर्माण हो जाता है। कभी कभी जब ये बीज पादपों के रूप में विकसित होते हैं तो नर व मादा पादप 3:1 में पाए जाते हैं। अतः इस उदाहरण में नर होने का गुण नरत्व मादात्व पर प्रभावी है और नर पादप विषम युग्मकी है। जब ये नर पादप उगाए जाते हैं और मादा पादपों से परागित किए जाते हैं तो 2/3 पादप पृथक्करण दिखाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि लिंग का निर्धारण एक जीन के जोड़े द्वारा होता है। सहलग्नता की बात करें तो भाई यहाँ पर जो है हमारे थॉमस हंट मॉर्गन ने सहलग्नता जो है उसका ये सिद्धांत जो है ये बताया था कि भाई एक ही गुणसूत्र पे जो जीन उपस्थित हैं वो एक दूसरे के अगर ज़्यादा दूरी पर, कितनी दूरी पर उपस्थित हैं उससे पता लगेगा कि वो एक साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक ही युग्मक में जाएंगे या नहीं जाएंगे। भाई दो पास पास वाले जीन जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं वो जो है ज़्यादा क्षमता रखते हैं एक साथ एक ही युग्मक में जाने की, और इसी को हम बोलते हैं सहलग्नता। तो यहाँ पर इन जीनों को सहलग्नता, जीन तथा इस गुण को सहलग्नता कहते हैं कि भाई जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात भी ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते तथा एक साथ बने रहते हैं। यह सहवंशागति प्रदर्शित करते हैं इन जीनों को सहलग्न जीन, और इस गुण को सहलग्नता कहते हैं। लिंकेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सटन और बोवेरी ने सन 1903 में किया था। अब सहलग्नता के सिद्धांत क्या है? सहलग्नता की सटन की संकल्पना अगर हम बात करें तो इनके अनुसार जीन्स के समूह की संख्या गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। दूसरी बात मॉर्गन की संकल्पना, मॉर्गन की अगर संकल्पना हम देखें तो थॉमस एंड मॉर्गन ने सन 1910 से 11 में फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर अपने प्रयोग के द्वारा सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज प्रस्तुत किया था। और इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हमारे गुणसूत्र जो है वो बिहेव करते हैं, वो जैसे जैसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे अनुवांशिकता दर्शाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीन भी जो हैं जोड़ों में होते हैं और वो भी उसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अनुवांशिकता दर्शाते हैं। यहाँ पर इसके लिए उन्होंने इस बोल सकते हैं हम इस उदाहरण के लिए या फिर इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्रयोग के लिए ड्रोसोफिला मक्खी को चुना जो कि फल मक्खी होती है, और उस पर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उन्हीं प्रयोगों द्वारा जो है इन्होंने फिर साबित किया, इन्होंने जो है हमें दिखाया, दर्शाया
बताया कि किस तरीके से जो है सहलग्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता में। मेंडल की व्याख्या के अनुसार F2 पीढ़ी में निर्मित प्राणियों में परिशाद संकरण में 1:1:1:1 का अनुपात होना चाहिए था, किंतु ऐसा न होकर पैतृक प्रकार और नए पुनर्संयोजित लक्षण प्रारूप जो हैं वो 83:17 के अनुपात में प्राप्त हुए। यदि पैतृक लक्षण प्रारूप का अनुपात 50% से अधिक आता है तो यह जीन्स के मध्य सहलग्नता को दर्शाता है, और ये हमारे थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया सहलग्नता के प्रयोग के द्वारा। अब यहाँ पर प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं भाई सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के? वे जीन जो सहलग्नता दर्शाते हैं एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। पहली बात, सहलग्नता जीन जब वंशागति करते हैं तो वे जीन मूल समूह में बने रहते हैं। वे जीन जो गुणसूत्र पर अधिक पास पास स्थित होते हैं वह अधिक सहलग्नता दर्शाते हैं, और जो दूरी पर स्थित होंगे वो कम सहलग्नता दर्शाएंगे। एक गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीन मिलकर सहलग्न समूह का निर्माण करते हैं। किसी भी जीव में पाए जाने वाले सहलग्न समूह की संख्या उस जीव की जाति के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगी। अगर हम बोलें कि नर में जो है, मादाओं में जो है, मनुष्य मादाओं में 23 जो है हम गुणसूत्र होते हैं अगुणित अवस्था में, तो यहाँ पर 23 ही क्या होंगे? सहलग्न संख्या होगी, सहलग्न समूह की संख्या होगी। लेकिन नर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है X और Y दो अलग अलग हो गए, दो अलग अलग गुणसूत्र हैं जो अलग अलग जीन्स जो हैं जिन पर उपस्थित हैं अलग अलग लक्षणों के लिए, और इसीलिए यहाँ पर टोटल जो है X पे जीन अलग उपस्थित होंगे, Y पे अलग होंगे, तो 23 तो हो गए हमारे X को मिलाकर, और 24वां हो गया हमारा Y। तो यहाँ पर नर मनुष्यों में आपको टोटल जो है 24 सहलग्न समूह मिलेंगे। संयोजन एवं प्रतिकर्षण सिद्धांत, कपलिंग एंड रिपल्जन थ्योरी, यहाँ पर बैटसन और पुन्नेट ने ये थ्योरी दी थी। सन 1906 में मीठी मीटर पर प्रयोग किए गए तथा ये देखा गया कि इसमें वंशागति में मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम से भिन्नता होती है, और इन्होंने भी ये पाया मॉर्गन के साथ साथ कि इनको भी वह रेशियो अनुपात नहीं मिला जो मेंडल को मिला था। देखिए यहाँ पर इन्होंने आपके नीले पुष्प और लंबे परागकण वालों को लाल पुष्प और गोल परागकण वालों से जब संकरण कराया तो इन्हें कैसा वो मिला? पहली बार में तो वैसा ही मिला जैसा मेंडल को मिला था, F1 पीढ़ी। लेकिन फिर F1 पीढ़ी को जब वापस से वो संकरण कराया तो यहाँ पर देखिए आपको नीले पुष्प तो जो रेशियो था वो बिल्कुल अलग आया था इससे। 9:3:3:1 जो आना चाहिए था मेंडल के अनुसार वो नहीं आया था, और यहाँ पर रेशियो आया था आपका 7:1:1:7। तो ये अलग था। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से जो है हमारे जीन जो हैं वो उपस्थित गुणसूत्रों पर कितनी दूरी पर उपस्थित हैं वहाँ पर वो भी भूमिका निभाई जाती है। सहलग्नता के प्रकार अगर हम देखें तो पूर्ण सहलग्नता जो बिल्कुल पास पास हैं, जो एक साथ ही एक ही युग्मक में जाएंगे, ये पूर्ण सहलग्नता दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण, जब धूसर रंग के शरीर व अवशेषी पंख वाली जंगली ड्रोसोफिला का संकरण काले रंग के शरीर व लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी जंतुओं का शरीर धूसर रंग तथा लंबे पंख युक्त पूर्ण विकसित था। जब F1 पीढ़ी के नर संकर का काले रंग के शरीर व अवशेषी पंखों वाली मादा ड्रोसोफिला के साथ संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में केवल 2 प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बनते हैं, और इस संकरण में केवल पैतृक संयोग बनते हैं। कोई भी जो है नया रिकॉम्बिनेंट हमें नहीं मिले, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण सहलग्नता। जबकि अपूर्ण सहलग्नता में आपको कुछ जो है पुनर्संयोजित प्रकार मिल जाएंगे, भले ही कम मात्रा मिले, कम अनुपात में मिले, पर कुछ जो है आपको पूर्ण संयोजी हम बोल सकते हैं पुनर्संयोजित प्रकार जो है वो आपको मिलेंगे। अब सहलग्नता के समूह अगर हम बात करें तो जितने आपके गुणसूत्र हैं अगुणित कोशिकाओं में, जितने आपके गुणसूत्र उपस्थित हैं उतने ही आपके सहलग्न का समूह होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं तो फिर जितने लिंग गुणसूत्र हैं उनको भी हम ऐड कर देंगे, उनको भी हम वहाँ पर लेंगे। सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो आयु हो गया, फिर ताप हो गया, स्थिति हो गई लोकेशन की, वो गुणसूत्र के कहाँ किस स्थिति पर वो उपस्थित हैं। सहलग्नता का महत्व क्या है? ये नई विकसित किस्मों के मूल्यवान गुणों के नियंत्रण में सहायक होता है, गुणसूत्रों पर जीन्स के उपस्थित होने में सहायक होता है, ब्रीडर से एकल किस्म सिंगल वैरायटी में सभी वांछित लक्षणों को मिलने का निषेध करता है। परागमन या जीन विनिमय अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनेक संकरण प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि संलग्न जीन भी वंशागति के समय एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। अब वो पृथक कैसे होंगे? जब उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम
कि पैक्टीन प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए अर्ध गुणसूत्रों के बीच एक या एक अधिक खंडों का आदान प्रदान रेसिप्रोकल एक्सचेंज होने से संलग्न जीन भी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और इसी से फिर नए जो लक्षण बनेंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजित लक्षण कहते हैं। और इसी से हम में क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई क्रॉसिंग ओवर होती है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है और उसी से जो है नए लक्षण बनते हैं। जीन विनिमय के उदाहरण अगर हम बात करें तो यहाँ पर उद्यान मटर में जीन विनिमय की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो हुई है, जीन विनिमय जो हुआ है, उसी से जो है नए पुनर्संयोजन प्राप्त हुए थे जो पैट्रोको के लक्षण से अलग थे। ड्रोसोफिला में जीन विनिमय हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर निम्न अनुपात में प्राप्त हुई सामान्य शरीर सामान्य पंख 46%, काला शरीर अवशेषी पंख जो है 37%, सामान्य शरीर अवशेषी पंख 8%, काला शरीर सामान्य पंख 9%। तो ये पुनर्संयोजन लक्षण है जो आपके नए बने हैं, जबकि पैतृक लक्षण जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, इनका अनुपात ज़्यादा है और पुनर्संयोजन लक्षणों का जो अनुपात है वो काफ़ी कम है, पर हाँ बने ज़रूर हैं और इसी से पता लगता है कि जीन विनिमय हुआ है। अर्धसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की जाइगोटीन उप अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर जोड़े का निर्माण करते हैं, बिल्कुल हमें पता है, जिससे सूत्र युग्मन या फिर सिनाप्सिस कहते हैं। जोड़ीदार गुणसूत्रों को युगली या द्विसंयोजक बाइवेलेंट कहते हैं। और फिर पैकेटीन अवस्था में जो है ये क्या करते हैं, जीन विनिमय करते हैं। ये सब हमें पता है जब हमने क्या पढ़ा था, अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़ा था। तो इस तरीके से देखिए ये हो रहा है जीन विनिमय यहाँ पर और यही बन रहा है आपका कायस्मेटा जिसे हम बोलते हैं। तो दो अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय चल रहा है, जिससे कि क्या होगा, हमें नए पुनर्संयोजक लक्षण जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पुनर्संयोजित अर्ध गुणसूत्र देखिए यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है और इसी एक्सचेंज से क्या होते हैं, हमें नए नए लक्षण जो है वो प्राप्त होते हैं। जीन विनिमय के प्रकार कायिक या सूत्री जीन विनिमय। अब यह विभिन्न जंतुओं की दैहिक कोशिकाओं में होने वाला जीन विनिमय है जो कोशिका के सूत्री विभाजन के दौरान होता है। इसका कोई जननिक महत्व नहीं होता है, यह प्रक्रिया प्रकृति में बड़ी ही विरल होती है। इस प्रकार के जीन विनिमय की खोज स्टर्न ने ड्रोसोफिला की दैहिक कोशिकाओं में की, जबकि कवक एस्परजिलस न्यूडिलेंस में इसकी खोज जो है पोंटे कार्वो ने की थी। लैंगिक या अर्धसूत्री जीन विनिमय जो है इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसी से जो है हमारे युग्मकों का निर्माण होता है और इसी से नए नए लक्षण जो है वो प्राप्त होते हैं। एकल विनिमय, अगर एक गुणसूत्र में सिर्फ एक ही जगह पर एक ही स्थिति पर जो है अगर जीन विनिमय हुआ है तो एकल विनिमय। द्विविनिमय, अगर दो जगह हुआ है तो दो स्थानों पर हुआ है तो द्विविनिमय कहलाएगा। बहुविनिमय, अगर बहुत सारे पॉइंट्स पर, देखिए यहाँ पर ये दो जगहों पर हो रहा है तो ये द्विविनिमय है, अगर बहुत सारे स्थानों पर हो रहा है तो वो हो जाएगा बहुविनिमय, इसी को हम बोलेंगे बहुविनिमय। जीन विनिमय की विशेषताएं क्या है, एक ही गुणसूत्र के दो अर्ध गुणसूत्रों में जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं होती है। एक ही गुणसूत्र है, एक ही गुणसूत्र है और इसी की दोनों जो ये है अर्ध गुणसूत्र, इनमें कभी भी नहीं होगी। चार अर्ध गुणसूत्रों में से केवल अंदर के दो अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। मतलब जैसे आपके ये है और यहाँ पर ये है, तो ये जो अंदर के जो दो हैं इनके बीच में जो है आपका क्या होगा, जीन विनिमय होगा। बाकी जो दो अर्ध गुणसूत्र हैं, ये वाला और ये वाला, ये अपरिवर्तित रहते हैं। जीन विनिमय की संभावना दूर स्थित जीन में अधिक होती है जो दूरी पर स्थित हैं, जैसे यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा संभावना होगी। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, दूरी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य कारक यही होता है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा जीन विनिमय होने की संभावना होती है। आयु बढ़ने पर जीन विनिमय की दर घट जाती है। ताप बढ़ने से कियास्मेटा निर्माण की दर जो है वो बढ़ जाती है। स्थिति, गुणसूत्र के किनारों पर स्थित जीन में जीन विनिमय की दर कम होती है। एक्स किरणें जीन विनिमय की दर को बढ़ा देती है। अब इसका महत्व क्या है, ये प्रमाण देते हैं कि एक गुणसूत्र पर जीन्स रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। पहली बात तो कि भाई एक ही गुणसूत्र पर जो है हमारे जीन्स इस तरीके से एक रेखा में जो है उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यह गुणसूत्रीय मापन में सहायक होता है। जीन विनिमय का प्रतिशत दो जीन्स के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। यह आनुवांशिक विभिन्नताओं का मुख्य कारक है। इस घटना की उपयोगिता ब्रीडिंग एवं नई विकसित किस्मों में भी पाई जाती है। जीन विनिमय के कारण जीवों में नए गुणों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अब मानव आनुवांशिकी अगर हम देखें यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर फादर जो बोला जाता है उसको गॉल्टन को बोला जाता है। फ्रांसिस गॉल्टन ने मानव आनुवांशिकी की नींव डाली थी और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। मानव का गुणसूत्र प्रारूप अगर हम देखें तो यहाँ पर दो प्रकार के गुणसूत्र आपको मिलेंगे। दैहिक गुणसूत्र होंगे, 22 आपके जो है दैहिक गुणसूत्र हैं
और बाकी जो है आपके या तो x या फिर y। तो यहाँ पर ये लिंग गुणसूत्र हैं और ये दैहिक गुणसूत्र हैं। तो एक अगुणित कोशिका में आपको टोटल जो है 23 गुणसूत्र मिलेंगे और 23 में से 22 जो होंगे वो आपके जो हैं दैहिक गुणसूत्र होंगे और एक जो होगा वो आपका लिंग गुणसूत्र होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम और ये टोटल बनाते हैं जब ये, तो ये क्या बनाएंगे आपका 44, आपकी एक द्विगुणित कोशिका की बात कर रहे हैं, 44 दैहिक गुणसूत्र और फिर अगर x और y है तो ये नर बन जाएगा। ये दोनों आपके लिंग गुणसूत्र हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से गुणसूत्र यहाँ पर विभाजित हैं। गुणसूत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब जोड़ों में होते हैं। जितने भी गुणसूत्र हैं उन्हीं वो सब जोड़ों में होते हैं। तो एक समूह जो आता है वो नर से आता है और एक समूह जो आता है वो मादा से आता है। मानव में लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लिंग निर्धारण XX XY प्रकार का होता है, ये नर का होता है और ये हमारे मादा का होता है। तो मादा से तो कोई सा भी गुणसूत्र आए X ही आना है, लेकिन नर में दो तरीके के युग्मकों का निर्माण होता है। 50% में X होगा, 50% में Y होगा। X आया तो मादा होगी और Y आया तो लड़का होगा। तो यहाँ पर जो है नर जो है वो लिंग निर्धारण करते हैं, जबकि मादाओं को जो है हम बोलते हैं कि मादा जो है लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए पुरुष और स्त्री, तो पुरुषों में 2 प्रकार के युग्मक बने हैं, जबकि स्त्री में सेम प्रकार के समान प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। अगर पुरुष से जो है Y वाला युग्मक आया तो लड़का होगा, अगर X वाला आया तो लड़की होगी। तो इस प्रकार से जो है वृषण निर्धारक कारक टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो Y गुणसूत्र पर जीन होता है, SRY जीन, और इसी से जो है नर का उत्पन्न या फिर विकास जो है वो होता है। चलिए मैरी-लॉयन संकल्पना व एक बार का एवं बार का है। तो यहाँ पर बार बॉडी होती है, बार बॉडी जो होती है वो X को ही बोला गया है, X बार बॉडी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बार काय का प्रयोग गर्भावस्था में संतान का लिंग निर्धारण करने में किया जाता है। भाई दोनों में होंगे, नर में भी होगा मादा में भी होगा, पर नर में जो है सिर्फ एक ही X होगा और मादाओं में 2 X होगी मानवों में। अगर यहाँ पर एक ही X है तो वो नर होगा, 2 X है तो वो मादा हो जाएगी। इस प्रकार से जिन व्यक्तियों में अनियमित लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी जीनी रचना का निर्धारण करने में भी एक बार काय सहायक है। मानव में बार काय, मादा कोशिकाओं में इस प्रकार के 2 गुणसूत्र उपस्थित होने से तथा नर में केवल एक X गुणसूत्र होने से यह सवाल पैदा हो गया कि नर व मादा के जीनों का संतुलन कैसे बना रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कैनेडियन वैज्ञानिक बार ने देखा कि स्त्रियों की मुख गुहा की उपकला एपिथेलियम में तथा बालों की जड़ में व मादा बिल्लियों की तंत्रिका कोशिकाओं में एक बहुत अधिक संघनित संरचना उपस्थित होती है और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, बार बॉडी, बार काय रखा गया इस संरचना का नाम। वास्तविकता में यह निष्क्रिय X गुणसूत्र होता है बार बॉडी, अर्थात 2 X गुणसूत्रों में से केवल एक सक्रिय होता है, दूसरा निष्क्रिय बार काय के रूप में उपस्थित रहता है। यह निष्क्रिय X गुणसूत्र का ही बदला हुआ स्वरूप है। इसे लिंग क्रोमेटिन, सेक्स क्रोमेटिन या X क्रोमेटिन भी कहा जाता है। तो X गुणसूत्रों की संख्या से 1 से कम होती है, तो यहाँ पर X-1 के बराबर होती है। बार काय की संख्या जो होती है वो X गुणसूत्रों की संख्या से 1 कम होती है। मतलब कि अगर मादाओं में हम बोले कि 2 X हैं तो यहाँ पर जो है 2-1, तो यहाँ पर एक बार बॉडी है किसमें, मादाओं में, मानव मादाओं में। लेकिन वहाँ पर नर की बात करें तो वहाँ पर एक ही X होता है 1-1, तो वहाँ कोई बार बॉडी उपस्थित नहीं है। उत्परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा म्यूटेशन। जीव के शरीर के आनुवंशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। ये जीन पैतृकों से उनकी संतति में पहुंचते हैं और निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा। ह्यूगो डी व्रिज ने तो उत्परिवर्तन को ही विकास का प्रमुख कारक माना है। उत्परिवर्तन मतलब अचानक से जो परिवर्तन आ जाते हैं, आकस्मिक परिवर्तन जो आ जाते हैं जीन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब इसके प्रकार की अगर हम बात करें, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपथन, तो गुणसूत्रों में कभी कभी अचानक से जो है जीन जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, आकस्मिक जो है परिवर्तन हो जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय परिवर्तन बोलते हैं। ये युग्मक जनन के दौरान होने वाले अर्धसूत्रीय विभाजन के समय होते हैं। बहुगुणिता, तो यहाँ पर जो है द्विगुणित कोशिकाओं में जो है 2 समूह से ज़्यादा जब गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, 3, 4 या 5 या 6 गुणी तक होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुगुणिता। अगर यहाँ पर हम बात करें
विषम गुणिता मतलब हेट्रोप्लॉइडी। यहाँ पर क्या होगा कि एक गुणसूत्रीय समुच्चय सेट में से एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता या कमी का हो जाना। भाई यहाँ पर जो है अगर मैं बोलूँ कि 21वां जो गुणसूत्र है वो 2 बार आ गया है, या 2 बार तो जनरली आता ही है, 2 तो जोड़े होंगे ही सही, पर 3 बार आ गया है, 3 बार आ गया है, और उसी को हमने क्या बोला, इस प्रकार। तो 21 जो है वो नॉर्मल जो है आपका ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा है तो वो एक प्रकार की क्या हो गई है, विषम गुणिता हो गई है। या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे क्रोमोसोम, या गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अधिक हो जाती है या फिर कम हो जाती है। इससे पहले वाले में जो हमने पढ़ा है बहुगुणिता, वहाँ पर पूरा समूह जो है वो बढ़ रहा है। मतलब कि नॉर्मली जो है द्विगुणित कोशिका में आपके 2 समूह होते हैं गुणसूत्रों के, और अगुणित में सिर्फ 1 समूह होता है, लेकिन यहाँ पर 3, 4, 5 या 6 समूह हो गए हैं तो वो बहुगुणिता है। लेकिन यहाँ गुणसूत्रों की संख्या में जो है परिवर्तन हो रहा है। देखिए नॉर्मली जो है मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन अगर 45 हैं या 47 हैं तो ये सब क्या है, ये सब एक न्यून सूत्रता कहलाएगी। अगर 45 हो गए तो -1 हो गया है। द्वियून सूत्रता अगर 2 कम हो गए हैं मतलब सिर्फ 44 ही रह गए हैं। अगर हम बोले एक आधी सूत्रता मतलब ट्राइजोमी मतलब 47 हो गए हैं। द्विअधि सूत्रता मतलब कि 48 हो गए हैं। तो ये सब जो है अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं कहलाएंगे। उदाहरण टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर हो गया, जो हम आगे इसी अध्याय में पढ़ने वाले हैं। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। अब संरचना में भी परिवर्तन आ सकता है कि भाई कोई भाग जो है गुणसूत्र का वो कट गया है, वो कट गया है, कुछ इतना ही रह गया अब आपका गुणसूत्र, तो वो कट गया, या फिर कुछ नया ऐड हो गया है। उत्क्रमण भी हो सकता है और विलोपन भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण भी हो सकता है, रूपांतरित हो गया है, स्थानांतरण भी हो सकता है। डिलीशन मतलब विलोपन मतलब कोई भाग गुणसूत्र का कट गया है, कोई जीन जो है वो कट गया है। उत्क्रमण कोई नया जो है ऐड हो गया है, जुड़ गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है द्विआवृत्ति, ड्यूप्लीकेशन, दोबारा से रिपीट हो जाना। भाई यहाँ पर ये हमारा गुणसूत्र था ABCD, ABCDE, तो ये क्या हुआ, फिर CDE जो है वो दोबारा से आ गया, तो AB, देखिए यहाँ पर ABCDE दोबारा से आ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विआवृत्ति बोलते हैं। स्थानांतरण मतलब कि उल्टा हो गया पूरा का पूरा। E जो था वो अब सबसे नीचे आ गया, E आ गया यहाँ पर, फिर आ गया D, फिर आ गया C, फिर आ गया आपका B, और फिर आ गया A। तो ये उल्टा हो गया, इसी को बोलते हैं स्थानांतरण। और यही सब चीज़ें जो है क्या करती हैं, बहुत सारे रोगों का कारण बनती हैं। या तो संख्या में वृद्धि होना, कम होना, या समूह की संख्या में वृद्धि होना, कम होना, या फिर आपके जो गुणसूत्र हैं उनकी संरचना में कुछ परिवर्तन होना, जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। अब जीन, सिर्फ एक सिंगल जीन अगर हमारा यहाँ परिवर्तित हो रहा है, सिर्फ एक जीन, तो उसको हम जीन या बिंदु उत्परिवर्तन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जीन यहाँ पर परिवर्तित हुआ है। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो जीन हमारा उपस्थित था, जो सही वाला जीन था, उसकी जगह कुछ और आ जाए, कोई और आ जाए, तो इसको हम प्रतिस्थापन परिवर्तन उत्परिवर्तन बोलते हैं। और मानव में हंसियांकार, रुधिराणु रक्ताल्पता, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग गुणसूत्र पर स्थित हीमोग्लोबिन जीन में केवल एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, और इसलिए इसे बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट मतलब कि क्या हुआ है कि यहाँ पर पूरी शिफ्टिंग हो गई है। भाई उत्परिवर्तन में डीएनए अणु में कुछ न्यूक्लियोटाइड की कमी हो जाती है या कुछ का जुड़ाव हो जाता है, तो उससे पूरी की पूरी लाइन जो है वो यहाँ पर हम बोले कि राम हैज कैप। तो अब मैं इसमें जोड़ देती हूँ 3 न्यूक्लियोटाइड, राम हैज रेड। तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ पर हमने जो है रेड जो है ये जोड़ दिया है, इससे क्या हुआ है, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया है। उत्परिवर्तन में डीएनए अणु में कुछ न्यूक्लियोटाइड की कमी हो जाती है, और कमी हो जाए तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं राम हैज रेड था, तो यहाँ पर हमने ये रेड हटा दिया तो सिर्फ कैप बचा। तो यहाँ पर इस तरीके से कमी भी हो सकती है और इससे उत्परिवर्तन हो जाते हैं। उत्परिवर्तन के कारण युग्मक जनन के दौरान होने वाली त्रुटियाँ, या तो युग्मक जनन जब हो रहा है तो उसी के दौरान जो है कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, उससे जो है उत्परिवर्तन आते हैं।
शरीर की आंतरिक दशाएं जो हैं वो भी उत्परिवर्तन के लिए कारण बन सकती हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं की अनियमितताएं, शरीर ताप तथा हार्मोन का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे उत्परिवर्तन में। वातावरणीय दशाएं भी कभी कभी जो है, जैसे रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं हमारी पैराबैंगनी तथा अंतरिक्षी किरणें जो होती हैं वो भी उत्परिवर्तन का कारण बन सकती है। कृत्रिम दशाएं, आर्टिफिशियल कंडीशन जो होती हैं वो भी उत्परिवर्तन का कारण बन सकती हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा जो किरणें होती हैं वो भी उत्परिवर्तन की प्रक्रिया कभी कभी कर सकती हैं। मानव में लिंग सहलिंग गुण व इसके प्रकार, अगर हम सहलिंग गुण का हम देखें यहाँ पर, तो ऐसी वंशागति की खोज ही टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 से 11 में ड्रोसोफिला में की थी। यद्यपि एक्स एवं वाई लिंग गुणसूत्रों की रचना भिन्न होती है, किंतु युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इनका युग्मन अर्थात सिनेप्सिस होती है। यह युग्मन गुणसूत्रों की पूरी लंबाई में न होकर गुणसूत्र के कुछ खंडों में ही होता है, और इससे स्पष्ट है कि इसके छोटे खंड समजात खंड तथा शेष खंड असमजात खंड कहलाते हैं। एक्स सहलग्न गुण, अब एक्स गुणसूत्र पे जो गुण प्रेजेंट है, लक्षण प्रेजेंट हैं, जिन लक्षणों के जीन उपस्थित हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एस सहलग्न गुण। और एस सहलग्न, अब एस, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स गुणसूत्र जो होता है वो नर में भी उपस्थित होता है और मादा में भी, भले ही नर में एक हो और मादाओं में दो, पर एक्स जो गुणसूत्र है वो दोनों में ही पाया जाता है। तो इस गुणसूत्र पे जो भी जीन उपस्थित होंगे और उनके जो लक्षण होंगे, उनके जो गुण होंगे, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स सहलग्न गुण यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तो इनमें अगर कोई भी परिवर्तन आता है, इनसे होने वाले कोई भी रोग होंगे, जैसे कि आपका हीमोफीलिया हो गया, वो एक असंलग्न गुण है या फिर रोग है। तो यहाँ पर मानव में अधिकांश लिंग सहलग्न गुण जो होते हैं एक्स सहलग्न ही होते हैं, अतः सामान्यतः लिंग सहलग्नता का अर्थ एस सहलग्नता से ही लगाया जाता है। वाई सहलग्न गुण, वाई गुणसूत्र सिर्फ नर में ही पाया जाता है मानवों में, और इसीलिए इन्हें हॉलेंड्रिक जीन भी बोला जाता है तथा इनकी वंशागति को हॉलेंड्रिक वंशागति कहते हैं। कर्ण पल्लवों पर बालों की उपस्थिति एक वाई सहलग्न गुण है, जो आपको सिर्फ नरों में ही उपस्थित मिलेगा, क्योंकि मादाओं में वाई गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। एक्स वाई सहलग्न गुण जो है, जो दोनों पे ही उपस्थित होते हैं, इन लक्षणों के जीन्स एक्स एवं वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर युग्म विकल्पियों के रूप में स्थित होते हैं, और इन लक्षणों की वंशागति स्त्रियों एवं पुरुषों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति ही होती है। इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न मतलब इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड कहते हैं, जैसे पूर्ण वर्णांधता, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, वृक्कों में होने वाला नेफ्राइटिस रोग। चलिए अब यहाँ पर एक्स सहलग्न वंशागति पढ़ लेते हैं। अप्रभावी एक्स सहलग्न वंशागति, जो अप्रभावी हैं, जो रिसेसिव हैं, जिनको समानता चाहिए या फिर हम बोल सकते हैं जिनको समजात उपस्थिति चाहिए, जब तक वो दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित नहीं होंगे एक जोड़े के, तब तक वो जो है प्रभावी नहीं होंगे। ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण, और उनकी वंशागति को अप्रभावी एक्स सहलग्न वंशागति बोलते हैं। इन लक्षणों की वंशागति विशिष्ट प्रकार की होती है। देखते हैं, सुप्त होने के कारण ये रोग संकर अथवा अर्थात विषम युग्मजी स्त्रियों में नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों एक्स पे चाहिए भाई। मादाओं में तो 2 एक्स होते हैं ना, और इसीलिए जो है दोनों एक्स पर जब तक इनकी उपस्थिति नहीं होगी तब तक स्त्रियों में ये रोग नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें नर की या फिर पुरुषों की, तो वहाँ पर एक ही एक्स होता है, और अगर एक एक्स पर भी ऐसा रोगजनक जो है जीन आ जाता है तो वो नर जो होंगे वो रोगजनक हो जाएंगे। तो अकेला एक्स गुणसूत्र पुत्रियों में पाया जाता है। इन पुत्रियों से फिर अगर एक्स पे भी खराब या फिर हम बोल सकते हैं रोगजनक जीन है, तो वो जो है वाहक बन जाएंगी। ऐसी स्त्रियां जो है वो वाहक बन जाती हैं। इन पुत्रियों से ही फिर ये जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों में जाते हैं। ऐसी वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति। तो यहाँ पर जो है एक्स संलग्न जो जितने भी हमारे वंशागति होती है, उसमें क्या होता है कि भाई माताओं से जो है पुत्रों में जाता है, और पुरुषों से जो है या पिताओं से जो है पुत्रियों में जाता है। और इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। मानव में वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया और अतौंधी इस प्रकार की वंशागति प्रदर्शित करते हैं। वर्णांधता की वंशागति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, सामान्य स्त्री है जबकि वर्णांध पुरुष है। वर्णांध पुरुष मतलब कि यहाँ पर जो कि रोगजनक है, रोगजनित है, और इसीलिए यहाँ पर अंडाणु बनेंगे दोनों प्रकार के, क्योंकि ये सामान्य स्त्री है तो सामान्य अंडाणु होंगे। जबकि यहाँ पर एक्स जो होगा वो वर्णांधता का जो हमारा जीन है वो उसमें उपस्थित है। तो जब यहाँ पर ये एक्स जो है ये पुत्रियों में जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगी, सभी पुत्रियाँ जो है वो वाहक बन जाएंगी, जबकि सभी पुत्र जो हैं वो सामान्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी माता जो है वो सामान्य है। अब यहाँ पर अगर हम वर्णांध स्त्री और सामान्य पुरुष की बात करें तो वर्णांध स्त्री है, इसीलिए सभी पुत्र जो होंगे वो वर्णांध हो जाएंगे। जब सबकी सारी पुत्रियां जो हैं, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र जो है वो माता से आता है, इसलिए सभी पुत्रियां जो है वो वाहक हो जाएंगी।
अब हम तीसरी कंडीशन की बात करें तो वाहक स्त्री जो होती है वो वाहक पुरुष जो होता है, वाहक पुरुष यहाँ पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ जो है हमारे नर जो होंगे वो हम बोल सकते हैं कि वर्णांध ही होंगे। और तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी कि भाई यहाँ पर सामान्य पुत्र भी होंगे और वर्णांध पुत्र भी होंगे, आधे आधे 50-50%। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो हमारे पिता हैं वो कैसे हैं, वर्णांध हैं, और इसीलिए यहाँ पर पुत्री जो होगी वो वाहक बन जाएगी, जबकि बाकी आदि जो पुत्रियाँ हैं वो सामान्य रहेंगी। वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री, अगर वर्णांध पुरुष है और यहाँ पर वाहक स्त्री है तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, वर्णांध पुरुष में वर्णांध पुरुष है और आपकी स्त्री जो है वो वाहक है एक तरीके से, तो यहाँ पर कंडीशन ये हो जाएगी कि यहाँ पर भी 50-50% आएंगे। 50% जो है वाहक पुत्री और 50 पुत्रियाँ जो होंगी 50% वो वर्णांध होंगी। जबकि अगर हम पुत्रों की बात करें तो आधे जो होंगे वो सामान्य पुत्र होंगे और आधे जो होंगे वो वर्णांध पुत्र होंगे। हीमोफीलिया भी कुछ ऐसा ही हमारा रोग है और उसमें भी इसी प्रकार की वर्णांधता या वंशागति जो है वंशागति हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सामान्यतः हीमोफीलिया के रोगियों के रुधिर में कारक 8वां की कमी पाई जाती है, जिसके कारण चोट पर काफी समय तक थक्का नहीं जमता व रुधिर बराबर बहता रहता है और इस कारण इसे रुधिर स्रावण रोग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। चलिए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए यह हीमोफीलिया विरोधी ग्लोबुलिन की कमी के कारण होता है और बी यह प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, और इसकी वंशागति भी वर्णांधता के ही जैसी होगी। वाहक स्त्री है, सामान्य पुरुष है, तो यहाँ पर जो है हमारे पुत्र जो होंगे वो इससे अफेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सामान्य पुत्री होगी, वाहक पुत्री होगी, सामान्य पुत्र और एक हीमोफिलिक पुत्र यहाँ पर होगा। हीमोफिलिक पुरुष है और सामान्य स्त्री है तो यहाँ पर जो है आपकी पुत्रियाँ जो है वो वाहक बन जाएंगी, पर पुत्र सारे सामान्य होंगे। हीमोफिलिक पुरुष तथा हीमोफीलिया की वाहक स्त्री है तो यहाँ पर पुरुष अगर हीमोफिलिक है, वैसे तो ऐसे केसेस जो हीमोफिलिक जो पुरुष हो या फिर मादा हो, अगर वो पूर्ण रूप से हीमोफिलिक हैं तो वो नहीं बचते हैं, वो जिंदा ही नहीं बच पाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए हीमोफिलिक पुत्री भी हैं और कुछ वाहक पुत्रियाँ भी होंगी। आधे जो हैं हीमोफिलिक पुत्र होंगे और आधे जो होंगे वो सामान्य पुत्र होंगे। सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया से ग्रस्त स्त्री अगर है तो यहाँ पर सारे पुत्र जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, लेकिन पुत्रियाँ जो हैं सारी वो वाहक होंगी। रतौंधी की वंशागति भी कुछ इस प्रकार से ही होगी और यहाँ पर भी जो है आपके क्रिस क्रॉस जो है आपको वंशागति देखने को मिलेगी। प्रभावी सहलग्न वंशागति अगर हम बात करें तो जहाँ पर लक्षण जो है या जीन जो है वो प्रभावी वाला है, तो यहाँ पर जैसे दांतों का त्रुटिपूर्ण इनेमल सुप्त नहीं बल्कि प्रभावी जीन के कारण होता है। तो ये स्पष्ट है कि इन लक्षणों की आनुवांशिकता पुरुषों एवं स्त्रियों में समान रूप से होती है। लिंग सीमित लक्षण, ऐसे आनुवांशिक लक्षणों के जीन भी दैहिक गुणसूत्र में होते हैं। इनकी वंशागति सामान्य मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, परंतु इनका विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्य में होता है। जैसे कि हम बात करें गाय भैंस तथा अन्य जंतुओं में दुग्ध का उत्पादन, मानव में दाढ़ी मूछ, भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सिंगों का विकास लिंग सीमित लक्षण है जो एक लिंग तक ही सीमित रहेंगे। लिंग प्रभावित या फिर लिंग नियंत्रित लक्षण की अगर हम बात करें, मानव में कुछ अलैंगिक लक्षण भी लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, परंतु इन जीनों का प्रकटीकरण जो है वो व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई स्त्री और पुरुष में समान जीन प्रारूप जीनोटाइप होने के बावजूद भी लक्षण प्रारूप फिनोटाइप भिन्न भिन्न होता है, दिखने में दोनों अलग अलग होते हैं। मानवों में गंजापन, विकिरण, थायराइड अनियमितताओं के कारण या आनुवांशिक भी हो सकता है। आनुवांशिक गंजापन जो है के लिए एक दैहिक गुणसूत्री युग्म विकल्पी जीन जोड़ी उत्तरदायी होती है। मानव में आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन की विधियों की अगर हम बात करें तो मानव में जनन क्षमता लगभग 20 से 25 वर्ष तक के लिए होती है। वह इस अवधि में अध्ययन के लिए आवश्यक अधिक संतति नहीं की जा सकती। मानव में दो भिन्न परिवारों से जोड़े बनते हैं, अतः लक्षणों में अत्यधिक मिश्रण पाया जाता है। मानव में लक्षण एकल जीन जोड़े द्वारा कम ही निर्धारित होते हैं। मानव के लक्षणों पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मानव के 46 गुणसूत्रों का विस्तृत अध्ययन करना और भी कठिन कार्य है। वाल्टन के अनुसार मानव में आनुवांशिक विशेषकों लक्षणों की अध्ययन की निम्नलिखित विधियां हैं। वंशावली विशेषण, ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवांशिकता का चित्रण किया जाता है। अब यहाँ पर वंशावली विश्लेषण में निम्न बातें ध्यान देने योग्य है। लक्षणों की आनुवांशिकता मेंडल के सिद्धांत के आधार पर होती है। गुणसूत्रों में सहलग्नता एवं जीन विनिमय या पारगमन, लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर होता है।
प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, विभिन्न विकल्पों का ध्यान देकर उन्हें हटाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है हम संकेत बहुत सारे उपयोग करते हैं इस चार्ट को बनाने के लिए। जैसे नर के लिए जो है एक चौकर जो है डब्बा यूज़ करते हैं, मादाओं के लिए गोल, अनिर्धारित लिंग के लिए ऐसा संकेत होता है, गोद लिया हुआ के लिए ऐसा, गर्भधारण के लिए ऐसा, मृत है तो ऐसा, अगर द्वियुग्मनजी जुड़वा है तो ऐसे, समान जुड़वा है तो ऐसे, निसंतान है तो ऐसे, और प्रोबैंड या फिर कंसल्टेंट या फिर इंडेक्स केस है तो ऐसा कुछ। देखिए प्रभावित के लिए पूरा शेडेड वाला जो होगा, और यहाँ पर वाहक के लिए आधा शेडेड वाला, ऐसा लगने के लिए वाहक, फिर यहाँ पर मिलन या संकरण के लिए। तो ये सब संकेत हैं यहाँ पर। वंशावली का निर्माण अगर हम देखें तो इन संकेतों की सहायता से हम वंशावली का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये जो है एक जोड़ा है, यहाँ पर ये नर है और ये मादा है, और इस तरीके से ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, या फिर हम बोल सकते हैं ये पहला बच्चा है इस जोड़े का और ये दूसरा बच्चा है, फिर इसकी शादी यहाँ हुई है, ये बेटी है और ये बेटा है, ये बहू है और ये दामाद है। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हमें बताया जाता है। अब ये प्रश्न में भी यूज़ किया जा सकता है। मानव में अनुवांशिक विशेषक होते हैं। कुछ प्रमुख श्रेणियाँ जिनके अनुवांशिक विशेषकों का अध्ययन किया जाता है वो निम्न प्रकार है। पहला है स्ट्रक्चरल ट्रेट, संरचनात्मक विशेषक। ये शरीर का आकार, कद, आंखें, त्वचा व बालों का रंग, बालों का विन्यास आदि लक्षण है। क्रियात्मक विशेषक फंक्शनल ट्रेट, ये जनन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक क्षमता के लक्षण हैं। मानसिक विशेष मेंटल ट्रेट्स, इसमें बुद्धि, वैज्ञानिकता, तार्किकता, चतुरता, ज्ञान, स्वाभिमान, मूर्खता जैसे लक्षण आते हैं। असाधारण विशेषक अबनॉर्मल ट्रेट्स में अनेक असाधारण लक्षणों की, जैसे हीमोफीलिया हो गया, रतौंधी हो गया, वर्णांधता हो गया, दात्र कोशिका अरक्तता हो गया, ये सब गंजापन जैसे लक्षण आते हैं। वंशावली विश्लेषण का महत्व क्या है भाई? अप्रभावी युग्म विकल्पी की संभावना की जानकारी के लिए जो संतति में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया का तथा वर्णांधता जैसे विकारों के कारक बनते हैं। वंशावली विश्लेषण द्वारा पूर्वजों में विशेषक या गुणों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। समान वंशीय तथा गोत्रीय लोगों के मध्य विवाहों के दुष्प्रभाव तथा लाभदायक पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वंशावली विश्लेषण का प्रयोग अनुवांशिकीय काउंसलिंग के लिए किया जा सकता है कि भाई हमारी आगे वाली पीढ़ी में भी चांसेस हैं इस रोग के जाने के। इस विश्लेषण को चिकित्सा अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखें समष्टि अनुवांशिकी, तो हार्डी विनबर्ग समीकरण यहाँ पर दिया गया है। P + Q = 1। P जो है वो एक अलील है, दूसरा अलील है आपका Q, और इनका जोड़ जो होगा वो 1 होगा। P + Q का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो P² + 2PQ + Q²। इससे हम इस समीकरण से जो है निकाल सकते हैं कि प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक जो केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित होता है। इस समीकरण का विस्तृत अध्ययन हम अध्याय जैव विकास एवं उसके प्रमाण व समष्टि में करेंगे। जुड़वा अध्ययन, समान व एक युग्मनजी जुड़वा। अब दो तरीके के जुड़वा होते हैं। एक युग्मनजी जो एक युग्मक के ही टूटने से जो बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? समान या एक युग्मनजी जुड़वा हम उन्हें बोलते हैं। असमान या द्वियुग्मनजी, भाई दो अलग अलग निषेचन हुए हैं और दो युग्मक बने हैं तो उन्हीं को हम क्या बोल, दो युग्मनज बने हैं और उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? द्वियुग्मनजी जुड़वा हम उन्हें बोल रहे हैं। ये अलग अलग दिखेंगे। सियामीज जुड़वा अगर हम बोले, कॉन्जॉइंट ट्विंस भी कहते हैं, समान जुड़वा की भांति एक युग्मनजी होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अलग न होकर परस्पर जुड़े रह जाते हैं। जैसा कि हम अखबारों में देखते भी हैं, इसके बारे में न्यूज़ पढ़ते भी हैं कि भाई जुड़े हुए रह गए बच्चे और उन्हें बाद में ऑपरेशन से अलग किया गया। मानव में मेंडेलियन व्यक्तिक्रम या मानव के कुछ जीनी व्यक्तिक्रमों की वंशागति अब हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सिकल सेल एनीमिया। ये एक उपापचयी विकार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो अप्रभावी सुप्त जीन के कारण हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अनियमितता से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर सामान्य हीमोग्लोबिन को तथा असामान्य हीमोग्लोबिन को HbS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इस रोग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा होती है और सदैव वैलीन का अणु होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीटा श्रृंखलाओं में प्रथम स्थान पर अमीनो अम्ल एकलक सदैव वैलीन का अणु होता है और सामान्य हीमोग्लोबिन में बीटा श्रृंखलाओं में छठे स्थान पर अमीनो अम्ल पर एकलिक ग्लूटामिन या फिर ग्लूटामिक एसिड का अणु उपस्थित होता है और इसी ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? हमारा वैलीन आ जाता है। तो यहाँ पर वैलीन के अणु की उपस्थिति हो जाती है, किसकी बजाय? ग्लूटामिन के बजाय वैलीन के अणु की उपस्थिति हो जाती है और इसी के कारण क्या होता है? रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, हाइपोक्सिया जिसे हम बोलते हैं।
तो यहाँ पर अब प्रथम स्थान पर का वैलिन अणु छठे स्थान के वैलिन अणु से जुड़ जाता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन अणु की आकृति विकृत होकर हंसियाकार हो जाती है, सिक्कल शेप हो जाती है। इस प्रकार बीटा श्रृंखलाओं में छठे स्थान पर वैलिन वाला हीमोग्लोबिन HbS त्रुटिपूर्ण या विकृत होता है। विकृत हीमोग्लोबिन युक्त RBC को नष्ट कर दिया जाता है और इसी कारण इस रोग को हंसियाकार कोशिका अरुधिरता या दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। समयुग्मजी प्रभावी अगर हम बोले स्थिति में मानवों में सामान्य हीमोग्लोबिन HbA बनता है। समयुग्मजी अप्रभावी मतलब की स्थिति में सभी मानवों में केवल हीमोग्लोबिन HbS बनता है, जिससे पूर्ण अरुधिरता के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विषम युग्मजी स्थिति में मानवों में कुछ लाल रुधिर कणिकाओं में सामान्य और कुछ में हमारा जो है लाल रुधिर कणिकाओं में विकृत हीमोग्लोबिन होता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि किस प्रकार से ये जो है वंशागत होती है। रंजकहीनता की बात करें, अन्य स्तनियों की भांति मानव में भी बालों, त्वचा एवं आंखों का रंग मेलानिन नामक वर्णन की उपस्थिति के कारण होता है। अतः मेलानिन की अनुपस्थिति में त्वचा, बाल एवं आंखों की पुतली रंगहीन दिखाई पड़ती है और इस अनुवांशिक विकार को रंजकहीनता बोलते हैं। फिनाइल थायोकार्बामाइड की स्वादांतता की अगर हम बात करें, ये एक जननिक लक्षण है, न कि व्यक्तिक्रम या बीमारी। इसकी खोज फॉक्स ने सन 1932 में की थी। तो यहाँ पर PTC नाइट्रोजन, कार्बन एवं गंधक का एक यौगिक है जिसका स्वाद तीखा होता है। लगभग 30% लोगों में इसका स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं होती है। स्वाद परखने की क्षमता एक प्रभावी जीन T द्वारा स्थानांतरित होता है। एल्केप्टोन्यूरिया की बात करें, उपापचयी एंजाइमों की कमी से मनुष्य में होने वाला जो है अनेक अन्य जन्मजात उपापचयी रोग वंशागत होते हैं और ऐसे रोग में सबसे पहला है गेरॉड। 1902 ने एल्केप्टोन्यूरिया की खोज करी और इसमें क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में फिनाइलएलानिन एवं टायरोसिन नामक अमीनो अम्लों के उपयोग से संबंधित उपापचय के एक चरण में हेमोजेंटिसिक अम्ल जो है बनता है। स्वास्थ्य मानव में इस अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया के रोगी इस अम्ल का आगे विखंडन नहीं कर पाते हैं, जिससे वो उनमें इकट्ठा होता जाता है और गठिया रोग जैसी बीमारी करता है। चलिए यहाँ पर फिनाइलएलानिन के शरीर में जमा होने से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। टायरोसिन के शरीर में जमा होने से टायरोसिनोसिस होता है। हेमोजेंटिसिक अम्ल के जमा होने से एल्केप्टोन्यूरिया होता है। तो इस प्रकार से इनके जमा अलग अलग अम्लों के जमा होने से अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो हमने अभी देखा, फिनाइलएलानिन जो होता है उसका एंजाइम जो होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम जो है ये नहीं बन पाता है और इसी की कमी से क्या होता है, फिनाइलएलानिन जो है वो इकट्ठा होता जाता है, जमा होता जाता है इन लोगों के शरीर में और उसी से क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम फिनाइलएलानिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो है हमारा यहाँ पर थैलेसीमिया भी जो है एक ऑटोसोमल ही उत्परिवर्तित जीन के कारण मनुष्य में होने वाला एनीमिया है। खून की कमी एक तरीके से यह जीन दुगनी मात्रा में पाया जाता है, तो यह रोग घातक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्फा और बीटा श्रृंखला यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती हैं, उन्हीं में जो चेन आने से या उत्परिवर्तन होने से जो है ये रोग होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस यह गुणसूत्र 7 पर उपस्थित जीन में अप्रभावित उत्परिवर्तन के कारण सर्वाधिक सामान्य रूप से पाया जाने वाला घातक अनुवांशिक रोग है। मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम अगर हम देखें कुल 46 गुणसूत्र अर्थात 22 जोड़ी दैहिक तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन्हें 2 भागों में हम बांटते हैं। सुगुणिता, इसमें सजीवों के गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चयों का विलोपन या संकलन एक साथ होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या जो है अगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित या पंचगुणित, मैंने बताया था पहले भी आपको, बहुगुणिता जिसे हम बोल रहे हैं। और दूसरा अब द्विगुणित जो है वो नॉर्मल होता है, चतुर्गुणित जैसे एमर गेहूं, षटगुणिता अगर मैं बोलूँ तो वेलगेर गेहूं, तो गेहूं में षटगुणिता नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है। ड्रोसोफिला की विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या निम्न है। अगर हम मेलेनोगैस्टर की बात करें तो 4 जोड़ी गुणसूत्र 4n, विरिलिस की बात करें तो 6 जोड़ी हो गए और अगर हम पर्सिमिलिस की बात करें तो 3 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र के स्रोत के आधार पर बहुगुणिता 2 प्रकार की होती है। स्वबहुगुणिता ऑटो पॉलीप्लॉइडी, इसके अंतर्गत बहुगुणित जीव में उपस्थित सभी गुणसूत्र समजात होते हैं, एक जैसे होते हैं। पर बहुगुणिता यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, विषम युग्मजीय जिसे हम बोल सकते हैं। अब विषम गुणिता या फिर असुगुणिता की अगर हम बात करें तो संख्या में जो है परिवर्तन हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं। अब एक अगर कम या ज़्यादा हुआ है तो उसको एक न्यून सूत्रता बोलते हैं।
डाउन सिंड्रोम, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम। डाउन सिंड्रोम उसी की वजह से होता है, यहाँ पर क्या होता है कि 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में 46 होते हैं, यहाँ पर 47, क्योंकि 21वां गुणसूत्र जो है उसमें एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होता है। तो 21वें गुणसूत्र में जहाँ पर 2 होने चाहिए वहाँ पर एक और प्रतिलिपि बन जाती है और इसीलिए संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या। तो ये 21वें नंबर में चेंज आने से होता है, परिवर्तन आने से होता है। और 21वें गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में 21वें गुणसूत्र के पृथक न होने के कारण अंडाणु में 23 के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार जो है इसको यहाँ पर जो है इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्या लक्षण मिलते हैं कि अगर हम देखें व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति मस्तक चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली कद छोटा, मंद बुद्धि या विमंदित, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होठ आदि लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम की अगर बात करें तो खोज 1960 में पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 13 की एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति सामान्यतः इस रोग से ग्रसित होता है। रोगाग्रस्त व्यक्ति की आयु औसतन 1 से 3 महीने ही होती है और त्वचा, अंग व उंगलियों जो हैं वो असामान्य होती है। मानसिक रूप से मंद, नाक चौंच जैसी, हृदय रोग, वृक्क विकार से ग्रसित होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम की अगर हम बात करें 1960 में इसकी खोज की थी। यह विकार गुणसूत्र संख्या 18 की एक अतिरिक्त प्रति बनने के कारण होता है और इन रोगियों में छोटे जबड़े, छोटे नितंब, मोटी गर्दन, छोटा मुंह, छोटा अंगूठा, विकृत बड़ा सिर, हृदय तथा कान में विकृत विकलांगता तथा अल्पायु पाई जाती है। केवल 6 महीने तक ही ऐसे जीव जो हैं वो जीवित रह पाते हैं। क्राइडो-चैट सिंड्रोम जो है ये सन 1963 में इसकी लिजियन ने खोज की थी। इससे प्रभावित बच्चों में रोने की आवाज़ जो होती है वो बिल्ली के जैसी होती है तथा ये रोग गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन के कारण होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या 46 रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे लिंग गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र जो है सिर्फ वो एक ही उपस्थित होता है, मतलब 2 हैं, 2 होने चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। तो इसकी जगह यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं सिर्फ एक्स जो है वो इसमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। अतः यहाँ कुल 45 ही जो है गुणसूत्र कुल होते हैं और इसीलिए जो है पुरुष में यह स्थिति जो है इस प्रकार की होती है और मादाओं में इस प्रकार की होती है। स्थिति में भ्रूण मृत उत्पन्न होता है जबकि मादा में अंडाशय अल्प विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त मादा बंध्य, छोटे कद की, झालरदार गर्दन युक्त तथा स्तनविहीन होती है। मादा में आवाज भारी तथा मासिक धर्म अनुपस्थित होता है। यह रोग एक्स गुणसूत्र विहीन अंड से एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के संयोग से बने युग्मनज में होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। कुल 47 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, डबल एक्स वाई, और यहाँ पर जो है रोग ग्रसित व्यक्ति का शरीर लंबा, वृषण छोटे, शुक्राणु निर्माण अनुपस्थित, कम बाल तथा अल्प विकसित स्तन युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति बंध्य तथा विमंदित होते हैं, मतलब कि अल्पमंद या फिर मंद बुद्धि। है रोग द्विगुणित अंड व सामान्य शुक्राणु या द्विगुणित शुक्राणु व सामान्य अंडाणु के निषेचन के कारण होता है। और यहाँ पर इनमें जो है अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, जैसे सुपर मेल्स भी हो सकते हैं और सुपर फीमेल्स भी हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये था आज का हमारा अध्याय जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आनुवांशिकता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशागत होती है। चलिए नेक्स्ट अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।